हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम अप्रैल 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 20 मार्क्स, दैट इज़ कॉस्ट शीट। अप्रैल अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था 2023 में टीवाई बीकॉम में कॉस्ट अकाउंटिंग में, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर योर SY BMS ऑल्सो एंड SY BAF ऑल्सो, कि कॉस्ट शीट बनाना है 20 मार्क के लिए। अब कॉस्ट शीट को पहले समझना पड़ेगा कि कॉस्ट शीट बनती कैसी है। तो इसका एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था 12 मिनट का, जिसके अंदर मैंने कॉस्ट शीट को लॉजिकली एक्सप्लेन किया, जिससे आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है और पूरा कॉस्ट शीट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको और लॉजिक के थ्रू बताऊँगा, जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉस्ट शीट, और ये कुछ आइटम्स दिए हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे जन आपको बोलते होंगे कि पहले इसको डिसाइड कर लो कि ये डायरेक्ट मटेरियल है कि प्राइम कॉस्ट है कि वर्क्स कॉस्ट है। येस, वो डिसाइड कर लेना है, लेकिन उससे भी पहले एकदम इजी तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको है ना फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बनाएंगे आप तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कॉस्ट शीट लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है। सीरियल नंबर चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो मत डालो, लेकिन पर्टिकुलर अमाउंट करके डाल देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, याद रखना जो कॉस्ट शीट होता है ना, वो कॉस्ट शीट जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 6 पार्ट्स। याद रखना, इस तरीके से याद रखना है, तो आपको फिर कोई भी गलती नहीं होगी और आपको पूरा कॉस्ट शीट पे मार्क्स मिलेगा। 6 पार्ट पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले क्या करने का, वो 6 के 6 पार्ट लिखने का। तो पहला जब पार्ट लिखेंगे ना तो 8 से 10 लाइन छोड़ देने का। कितना लाइन छोड़ना है? 8 से 10 लाइन। तो हम लोग यहाँ पे 8 से 10 लाइन छोड़ेंगे और पहला आइटम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट शीट में पहला जो कॉस्ट आता है वो होता है प्राइम कॉस्ट। फिर 10-12 लाइन छोड़ने का। प्राइम कॉस्ट के बाद जो खर्चा आता है वो आता है मेन वर्क्स कॉस्ट। तो सेकेंड हम लोग लिख लेंगे वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। तो कितने पार्ट है? 6। तो पहला प्राइम, दूसरा वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। फिर 8 से 10 लाइन छोड़ना है। फिर आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने 8 से 10 लाइन नहीं छोड़ी, क्योंकि जितने आइटम थे हम लोग ने उतना ही लिया, लेकिन आप लोग एग्जाम में 8 से 10 लाइन छोड़ना चाहिए, तो 2 पेज पे भी जाएगा तो चलेगा। आई बात समझ में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर 10 लाइन छोड़ना है, 8 से 10 लाइन। वैसे यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, लेकिन आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, जिससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन ना हो। एक फॉर्मेट हो जाएगा कि हाँ 8 से 10 लाइन ही छोड़ना है, तो गलती नहीं होगी। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके बाद 8 से 10 लाइन छोड़नी है। फिर आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल। फिर लाइन नहीं छोड़नी है। फिर लिखना है प्रॉफिट और फिर लिखना है सेल्स, ठीक है। प्रॉफिट चाहिए तो बाद में लिख लेना, लेकिन हम लोग का जो कॉस्ट शीट है वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो 6 पार्ट हो गया। पहला प्राइम कॉस्ट, दूसरा वर्क्स कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर डायरेक्ट में सेल। तो हो गया ना, ये 4 हो गए और ऊपर 2 है, ये आपके प्राइम कॉस्ट है और ये वर्क्स कॉस्ट है। हो गया ना 6 पार्ट। तो हर एक के ऊपर 10-10 लाइन छोड़ना है आपको। फिर जैसे ही नीचे आओगे हर चीज़ में छोड़ते छोड़ते आओगे, तो लास्ट में जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, इसके ऊपर भी 10 लाइन थी, उसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है। 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के सेल्स लिख देना है, ठीक है। जैसे ही ये फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, आपको क्या करना है, इधर पे आना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा आइटम किधर जाएगा। तो क्या करना है, ऑन द स्पॉट ही आपको यहाँ से देखना है और उठा के लिख देना है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल कहाँ जाता है वो लिख लेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ है, फिनिश गुड्स कहाँ है, वो हम लोग देख लेंगे। तो क्या करना है, फॉर्मेट रेडी है, अब हम लोग डिसाइड करते हैं। अब देखो सबसे पहला आइटम क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है कि नहीं दिया है। अब रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड। याद रखना, रॉ मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी रहेगा वो सब का सब प्राइम कॉस्ट में जाता है। तो इसीलिए देखो प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 आइटम बनते हैं। एक बनता है नेट मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस और लास्ट में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये प्राइम कॉस्ट के अंदर ये 3 आइटम आते हैं। लेकिन ये मटेरियल का जो होता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। उसका फॉर्मेट क्या है डायरेक्ट मटेरियल का, कि आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखना है, अपने पास पहले से कच्चा माल कितना था, फिर आपने कुछ परचेस किया होगा मटेरियल, परचेस करने के टाइम पे कुछ खर्चे हुए रहेंगे वो, और लास्ट में आपको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मेट अपने को पहले बना लें। तो इसमें एक ही ये मेन फॉर्मेट है, बाकी जगह पे सिर्फ पोस्टिंग है। तो मटेरियल में याद रखना ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग आएगा। ये तो रॉ मटेरियल का है। इसके अलावा देखो
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड्स भी है, ये सिर्फ प्लस माइनस होगा और कहीं नहीं। तो पूरे कॉस्ट शीट के अंदर सिर्फ ये ही एक ऐसा है जहाँ पे फॉर्मेट यूज़ होता है, बाकी जगह पे कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग है। ठीक है, तो इतना मैंने बना लिया है, आप लोग भी साइमल्टेनियसली बनाएंगे और करेंगे तो आपको भी इजी पड़ेगा। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 1,20,000। तो अभी लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000। सब इनर कॉलम में लिखना है, आउटर में लिखने की गलती नहीं करना है, सब इनर कॉलम में लिखना है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा WIP है, तो आपको पता होना चाहिए WIP किधर आता है। WIP आपका फैक्ट्री में आता है, राइट। ये तो सिर्फ मटेरियल वेजेस और एक्सपेंसेस को कलेक्ट किया है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए हम लोग क्या लिखते थे, वर्क्स कॉस्ट। तो ऊपर प्राइम कॉस्ट के जस्ट नीचे लिखते हैं हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और उसके अंदर WIP का ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्क इन प्रोग्रेस और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग। इसलिए तो 8 से 10 लाइन छोड़े ना कि ये मगजमारी, तो ये नीचे साइड लिखने का। तो हम लोग का WIP का वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है, ओपनिंग 45,600 लिख दिया ओपनिंग स्टॉक में। याद रखना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत कर देना। आई बात समझ में। फिर देखो नीचे क्या दिया, फिनिश गुड। फिनिश गुड्स किधर आता है, जब माल बन जाता है। तो ये तो मटेरियल आया, कच्चा माल आया, कच्चा माल फैक्ट्री में गया, फिर बन गया, फिर इसके अंदर आप कुछ ऑफिस के खर्चे ऐड करते हो, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। यहाँ के बाद आपको फिनिश गुड्स का ऐड लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिनिश गुड्स का ओपनिंग और लेस क्लोजिंग। तो ओपनिंग हमारे पास मिल गया था 86,400, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 86,400। आ रही है बात समझ में। देखो कॉस्ट शीट समझना है आपको, तो पहले 2 पेज का फॉर्मेट बना लेना है। प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स करके ऐसे 10-10 लाइन छोड़ते हुए पूरा फॉर्मेट बना लेना, फिर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिया है डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। अरे है तो वेजेस ही ना, वेजेस है। वेजेस किधर यूज़ होता है पता है आपको, कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग फैक्ट्री में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो दोनों का टोटल कितना है, दोनों का टोटल कर लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आके, तो वेजेस एंड डायरेक्ट वेजेस हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो डायरेक्ट वेजेस है और इनडायरेक्ट वेजेस। तो नाम से लग रहा है डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस हम लोग ने लिखा था यहाँ पे, देखो डायरेक्ट वेजेस करके है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अमाउंट डायरेक्ट वेजेस का 83,200। अब बोलेंगे सर इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा, तो ये भी वेजेस ही है लेकिन इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल से डायरेक्टली रिलेटेड हो। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वेजेस इनडायरेक्ट जो होगा वो फैक्ट्री में चला जाएगा, तो 4,400। तो देखो नीचे फैक्ट्री ओवरहेड करके हम लोग ने बनाया था, 8 से 10 लाइन छोड़ी थी। इसी के अंदर हम लोग पहला आइटम जो लिखेंगे वो लिखेंगे इनडायरेक्ट वेजेस 4,400। आ रही है बात समझ में, यस और नो। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। फिर देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 1,05,600। तो ऊपर जाके परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 1,05,600 लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, सेल्स। तो सेल्स तो एकदम लास्ट का आइटम था, तो लास्ट के आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेल्स। जो आइटम मिलते जाएगा लिखते जाओ। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे फैक्ट्री रेंट दिया है, देखो फैक्ट्री में तो फैक्ट्री में चला जाएगा। डेप्रीशिएशन और प्लांट किधर होता है, फैक्ट्री में। तो ये दोनों फैक्ट्री के खर्चे हैं, और फैक्ट्री के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट को बोलते हैं या वर्क्स ओवरहेड बोलते हैं। तो फैक्ट्री के एक्सपेंस में पहला लिखेंगे फैक्ट्री रेंट और पावर, और दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये फैक्ट्री एक्सपेंस अभी नहीं आया है, जब आएगा जब देखेंगे। तो फैक्ट्री रेंट और पावर का अमाउंट दिया है 24,000 और इसका दिया है 5,600। तो यहाँ पे जाएंगे 24,000 और दूसरे में लिखेंगे 5,600। हो गया, तो यहाँ तक हम लोग ने पूरा सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। देखो कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब अंदर आ रहा है, कैरेज मतलब गाड़ी भाड़ा। तो गाड़ी भाड़ा अंदर कब आता है, जब आप परचेज़ करते हो। तो याद रखना इट इज़ रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो कैरेज इनवर्ड जो भी रहेगा, फ्रेट रहेगा, वो परचेज से रिलेटेड है। तो परचेज है, तो परचेज से रिलेटेड देखो हम लोग ने ऊपर लिखा था एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट, ये सब। तो इसमें आएगा कैरेज इनवर्ड, अमाउंट आ जाएगा 2,400। आ रही बात समझ में, यस। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस, तो फैक्ट्री में चला जाएगा, तो नीचे फैक्ट्री एक्सपेंस करके लिखा है, देखो अमाउंट आ जाएगा 16,000। यहाँ पे देखो 16,000 था। फिर देखो ये वाला
ऑफिस 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 है, मतलब ये दोनों ऑफिस है, तो एडमिन में जाएगा। तो आपने देखो वर्क्स कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले हम लोग को फैक्ट्री ऑफिस के खर्चे लिखने पड़ते हैं। तो 10 लाइन यहाँ छोड़ी थी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑफिस की दोनों खर्चे, ऑफिस रेंट एंड रेट्स एंड एक्सपेंसेस 4000 10,400। तो देखो 4000 और 10,400। आ रही है बात समझ में? इसीलिए मैंने बोला देखो कन्फ्यूजन होता है पोस्टिंग में, तो सबसे पहले वही करना है, प्राइम कॉस्ट ऊपर 10 लाइन छोड़ के प्राइम कॉस्ट लिखने का, फिर 10 लाइन छोड़ के वर्क्स कॉस्ट लिखने का, फिर 10 लाइन छोड़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखने का, फिर 10 लाइन छोड़ के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने का, फिर 10 लाइन छोड़ के कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखने का, फिर प्रॉफिट और सेल्स लिख देने का। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से याद रहेंगे तो गलती नहीं होगी, वरना देखो ये तीनों नाम चारों नाम सेम लगते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आपका ये हो गया। फिर देखो कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड और कमीशन ये दोनों सेल से रिलेटेड होता है। जैसे कैरेज इनवर्ड आपका परचेज से रिलेटेड था, तो कैरेज आउटवर्ड सेल से ही होगा ना। जब ये परचेज है तो कैरेज आउटवर्ड सेल से होगा, और कमीशन और एडवर्टाइजिंग कहाँ देते हैं? सेल्स में ही देते ना। तो ये दोनों सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो ये कहाँ पे आता है? तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना, तो उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं 10 लाइन जो छोड़ते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वहाँ पे हम लोग दोनों लिख लेंगे, कैरेज आउटवर्ड और कमीशन और एडवर्टाइजिंग, और दोनों अमाउंट आएगा 4000 और 16,000। तो देखो इतना हो गया। अब ये देखो क्लोजिंग स्टॉक आ गया है ना। क्लोजिंग स्टॉक ये जनरल स्टॉक नहीं है, ये भी क्लोजिंग स्टॉक है, तीनों है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। तो जहाँ जहाँ इनका ओपनिंग था उसी के नीचे इसका क्लोजिंग माइनस करना है। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग जहाँ लिखा था तो किधर लिखा था? यहाँ लिखा था देखो, तो यहाँ माइनस में लिख देंगे, तो माइनस का साइन डाल देने का। फिर आपका WIP का था 56,000, तो WIP का भी देखो नीचे फैक्ट्री में लिखा था ओपनिंग, उसी के नीचे लिख देंगे क्लोजिंग। फिर देखो फिनिश गुड्स का, तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग लिखा था नीचे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे ओपनिंग, तो उसी के नीचे माइनस में क्लोजिंग। हो गया पूरा। इस तरीके से पोस्टिंग करना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे कि भाई ये डायरेक्ट मटेरियल है तो DM लिख लो, ये वर्क इन प्रोग्रेस है तो ये फैक्ट्री में जाएगा वो लिख लो, वो भी कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। आप क्या करना है, ये 6 हेडिंग लिखनी है, 10-10 लाइन छोड़ छोड़ के, 10 लाइन ऊपर प्राइम कॉस्ट, 10 लाइन ऊपर वर्क्स कॉस्ट, फिर 10 लाइन ऊपर ऑफिस के खर्चे, फिर 10 लाइन करके फिनिश गुड्स का आएगा, फिर 10 लाइन करके सेल्स का। आ रही बात समझ में? तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको टैली करेंगे। अब टैली देखो, सब अमाउंट मैंने किधर लिखा है? सब इनर कॉलम में लिखा है। अब देखो आउटर में कैसे जाएगा? तो आउटर में कैसे जाएगा? इन सबको टोटल करने का डायरेक्टली, इन सबको टोटल करके क्या लिखने का? ऊपर साइड लिखने का। तो आपका इसका टोटल आएगा, इन सब का टोटल करना है। इधर पे टोटल नहीं है, इन सब को टोटल कर लो आप। देखो यहाँ पे A+B दिया है ना, तो यहाँ पे मैंने सब एब्रीविएशन लिखा है, तो आप वो कर सकते हो। A नेट मटेरियल, B डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों का टोटल हम लोग को यहाँ आएगा। मतलब इन शॉर्ट आपको ये पूरा ही टोटल करना है, लेकिन इन सब का टोटल हम लोग ने नेट मटेरियल करके रखा है, तो सिर्फ हम लोग ये वाला लेंगे अमाउंट, ये वाला और ये वाला। तो इन तीनों का टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको आंसर मिलेगा 1,64,800। देखो आ गया है ना। अब क्या करने का? इसको साइड में रखने का। अब वर्क्स ओवरहेड पे आने का। अब वर्क्स ओवरहेड में एक माइनस में, बाकी सब प्लस में। इन सब को लेने का, यहाँ पे लिखने का टोटल, और टोटल को डालने का आउटर में, इस तरीके से। तो इन सब का टोटल जो आएगा वो आएगा 35,200। एक बार चेक कर लेते। नहीं, इसमें एक अमाउंट मिस हो गया, तो इसको एक्सेल है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे बड़े ध्यान से करना है। ये आ गया आपका टोटल फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री का खर्चा कितना है? 39,600, और ये आपका मेन प्राइम कॉस्ट है 164,800। तो 164,800 प्लस 39,600 दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा वर्क्स कॉस्ट। ये देखो, तो वर्क्स कॉस्ट कितना हो गया? ऐड करते जाना खर्चे को, 2,44,100। अब क्या आएंगे? ऑफिस वाले। तो ऑफिस के दोनों खर्चे, अब देखो इसको टोटल किया, इसको टोटल करके मैंने यहाँ लिखा। अब इस टोटल को इस टोटल में ऐड करेंगे, तो 2,04,400 प्लस 14,400, तो आपको आंसर मिलेगा 2,18,800। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट भी लिखे, तो उस हिसाब से समझ में आ जाएगा। अगर ये F है तो F में हम लोग टोटल G, तो F+G देखो यहाँ पे किए। आ रही बात समझ में? अब फिनिश गुड्स है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा, कभी कभी ये माइनस में भी आएगा तो उसको कर देने का। तो इसका टोटल हम लोग बाहर लिखेंगे। देखो आय का आ गया टोटल। अब 2,18,800 प्लस 36,800 करेंगे, तो आंसर आएगा
2,55,600। देखो ये आ गया H, ये हो गया I, तो I H प्लस I इतना हो गया। सेम वे में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो ये दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, तो K करके लिखेंगे इसको, और इसका टोटल आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 भी लिख सकते हो, 20,000। ये 20,000 इसमें ऐड करने का 2,55,600 में, तो आपको आंसर मिलेगा 275,600। ये देखो आ गया। आ रही बात समझ में? यस और नो? फिर इसके बाद ये आपका टोटल खर्चा है, कॉस्ट ऑफ सेल, और सेल्स कितने में किया, 337, मतलब ज़्यादा पे किया ना तो प्रॉफिट आएगा। तो ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर देने का, तो आपको एक बीच का फिगर मिलेगा 62,000। दिस इज़ नथिंग बट प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग को ये 20 मार्क के लिए कॉस्ट शीट आया था। आप इसको गो थ्रू करो, और कुछ भी डाउट आता है तो इसका मैंने आपको एकदम सिंपल बताया कि कितने पार्ट बनाने हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। अलग से भी वीडियो है, तो वहाँ पे जाके आप पूरे कॉन्सेप्ट को, कॉस्ट शीट बनता क्यों है, क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, वो भी दिया है, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको छोटा कर दिया है, तो ये पूरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।